शुष्क लोक में माया ने अपनी साधना पूरी करने के बाद महादेवी के साथ अनुनाद को नियंत्रित करने के तरीके सीखना शुरू कर दिया था। महादेवी के सामने काम्या और राम्या खड़ी हुई थी और माया उसके बाईं ओर थी। महादेवी ने उन्हें यहां बुलाया था ताकि माया को अलग अलग स्थिति में हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। उसे यहां राम्या और काम्या के साथ लड़ाई लड़नी थी ताकि वो इस तरह की तैयारियों से किसी भी वक्त कहीं से भी आने वाले खतरे के लिए हमेशा तैयार हो सके। भले ही माया ने अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा लिया था और उसे वहां तक पहुंचा दिया था कि महादेवी को संतुष्टि थी कि माया सही दिशा में जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक रूप से उसका सही स्तर तक पहुंचना जरूरी था। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ऊर्जा निवास करती है। महादेवी ने कहा, यह बहुत जरूरी था कि माया अपने शरीर को भी उस स्तर तक पहुंचा सके जहां वो अपनी ऊर्जा का उचित प्रयोग अपने शरीर के माध्यम से कर पाए। आगे बढ़ो और एक दूसरे पर हमला करो, महादेवी ने आदेश दिया। इसी के साथ राम्या और काम्या में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बहनें बड़ी जोरदार तरीके से लड़ रही थीं और ऐसा हो भी क्यों ना, उन्होंने लंबे समय तक इस तरह की लड़ाई की तैयारी की थी और वो तैयारी उनके हर एक दांव में साफ दिख रही थी। कभी राम्या आगे आकर अपनी ऊर्जा तरंगों से जमीन को कपा देती और कभी काम्या उसके सर के ऊपर घूम रही होती, तो कभी आसमान से ऊपर उठकर काम्या दोहरा हमला करती और राम्या को इधर उधर नचा रही होती। ये काफी देर तक चलता रहा और इस सारी लड़ाई को माया ने बड़े ध्यान से देखा। हमले पर हमले होते जा रहे थे, प्रहार पर प्रहार हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। इस बात से साफ समझ में आ रहा था कि पिछले दिनों में काम्या ने भी काफी बेहतर तैयारी की है और अब वो इस लायक होने लगी है कि एक दिन अपनी बड़ी बहन राम्या के बाल काट सके। यहां तक कि काम्या एक बार इसके करीब पहुंच गई कि वो राम्या के बालों को हाथ लगा ले, लेकिन जैसे ही बालों की बात आई तो राम्या में अचानक बिजली की फुर्ती आ गई। वो पहले से बहुत तेज गति से इधर से उधर भागने लगी। ये इतना तेज था कि काम्या देख पाने में सफल नहीं हो सकी कि वो कहां पर है, और इस मौके का फायदा उठाकर राम्या ने उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़कर इस तरह से मरोड़ा कि वो एक बाहुपाश में बंध गई और इसी के साथ उस लड़ाई का अंत हुआ। बहुत अच्छे, तुम दोनों ने पहले से बहुत बेहतर तैयारी की है और मुझे लगता है कि काम्या भी जल्दी ही इस स्तर तक पहुंच पाएगी कि वो राम्या का मुकाबला कर सके। तुम दोनों की तैयारी वाकई काबिले तारीफ है। ऐसा कहकर महादेवी ने दोनों को बड़ी गर्व भरी नजर से देखा। वे दोनों उसकी सबसे बेहतर योद्धा थीं और जब भी शुष्क लोक पर कोई भी आंच आती तो महादेवी ये जान जाती थीं कि इन दोनों को उस जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, इसलिए उसने उन्हें इस तरह तैयार किया था। इसके बाद महादेवी ने माया की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए माया से कहा, माया, अब तुम आगे बढ़ो। तुम भी काफी दिनों से तैयारियां कर रही हो, लेकिन तुम्हारी तैयारी अभी तक योग ऊर्जा और उसके स्तर को बढ़ाने तक ही सीमित रही है। शारीरिक स्तर पर तुम्हें अब वो मेहनत करनी होगी जिससे तुम्हारा शरीर इस तरह की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करने में सही तरह से काम कर सके। इसके लिए तुम्हें इस तरह की आमने सामने की युद्ध की तैयारी और उसका बेहतर अभ्यास करना होगा। जाओ, जाकर काम्या से युद्ध करो। माया ने तुरंत महादेवी की बात मानी और आगे बढ़ी। माया अपने पुराने स्वभाव के अनुसार कोई झगड़ालू लड़की नहीं थी, ना ही उसने पहले शारीरिक रूप से किसी के प्रति इस तरह का रवैया अपनाया था जिसमें लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई हो। आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी, इसलिए ये देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था कि माया एक ऐसे योद्धा के सामने खड़ी थी जिसका सारा जीवन ही यौगिक ऊर्जा के अलावा शारीरिक ऊर्जा के अभ्यास पर टिका रहा और जो शुष्क लोक की सबसे मुख्य सैनिकों में मानी जाती है। लेकिन माया की नजरों में और उसके हाव भाव में एक तरह की स्थिरता थी। वो काम्या के सामने खड़ी हुई
और उसने युद्ध के लिए अपना स्थान चुना। काम्या ने भी माया की ओर देखा। उसकी नजर में वही उद्दंडता थी जो उसकी उम्र और शुष्क लोक में उसके प्रति दिखाए जाने वाले लाड़ प्यार का नतीजा थी। आज मजा आएगा। बहुत दिनों बाद किसी उच्चतम ऊर्जा स्तर वाली से लड़ाई हो रही है, उसने हंसकर कहा। इस हंसी में माया को चैलेंज करने का भी भाव था। माया गंभीरता से उसे देखती रही और हंसते हुए उसने जवाब दिया, ये कोई युद्ध नहीं है, ये हमारे अभ्यास की बात है। और सबसे बड़ी और जरूरी चीज ये है कि इस तरह के अभ्यास में हम हारने जीतने के बारे में छोड़कर अपने सही दाव को याद रखें और उसका सही उपयोग करें। वाह, तुम तो अभी से किसी शिक्षक की तरह बोलने लगी हो। मैं छोटी हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मुझे सिखाता ही रहेगा। इस मामले में मैं तुम्हारी सीनियर हूं और ये बात मैं अब साबित करूंगी। ये कहकर छोटी ने बेहद फुर्ती से अपनी जगह बदलते हुए एक कराटे चॉप के साथ माया पर हमला कर दिया। माया वार के लिए तैयार थी। उसने अपने बाएं हाथ से उसका वो चॉप ब्लॉक किया और तुरंत अपनी जगह बदलकर दाएं हाथ से काम्या की पीठ के आसपास के हिस्से में एक ऊर्जा का दबाव बनाकर उसे धक्का दिया। इससे काम्या तुरंत उससे दूर हट गई। लेकिन काम्या जैसे इस चीज के लिए तैयार थी। दूर हटने के तुरंत बाद उसने पीछे की ओर गिरते हुए गुलाटी मारी और एक सही दूरी बनाकर खड़ी हुई। इससे पहले कि माया अपनी जगह बदल पाती, काम्या ने हवा में उड़ते हुए एक लात माया पर जमा दी। इससे माया काफी पीछे तक चली गई, लेकिन माया ने खुद को गिरने से बचा लिया और जमीन पर एक हाथ रखकर उसने उछलकर अपनी पिछली टांग से माया के गाल पर चपत जमा दी, जिससे उसके गाल लाल हो गए और उसके चेहरे पर बहुत ही शर्मिंदगी और गुस्से के भाव आ गए। इसके तुरंत बाद छोटी ने बहुत तेजी से खूंखार आवाज करते हुए दोनों हाथों से माया के कंधे पकड़ लिए और उसे नीचे गिरा दिया। दोनों की जमीन पर गुत्थम गुत्था हो गई। उन दोनों के बीच की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी अचानक माया ने महसूस किया कि कोई एक चीज है जो उसे परेशान कर रही है। उसका ध्यान लड़ाई से हट गया और काम्या ने तुरंत ये मौका देखकर उसके दोनों हाथों को दबा दिया और वो उसके ऊपर आ गई। महादेवी ने जैसे ही ये देखा, उसने अपने हाथ से युद्ध रोकने का इशारा किया। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे और वो माया से खुश नहीं थी। उसने माया की ओर देखा और कहा, ये क्या कर रही हो माया? भले ही तुम्हें अभी तक इस तरह की लड़ाई का अभ्यास नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जिस तरह की ऊर्जा है वो लड़ाइयों के लिए बहुत ही उचित रूप से गठित की गई है। तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही। क्या हुआ है तुम्हें? दोनों अपने अपने कपड़े फटकार कर महादेवी के सामने खड़ी हो गई। काम्या के चेहरे पर खिलखिलाहट थी और वो इस बात पर बहुत खुश थी कि इस लड़ाई में उसने साफ तौर पर माया से जीत हासिल कर ली है। माया का ध्यान उस तरफ नहीं था। उसने महादेवी से कहा, लड़ाई लड़ते हुए अचानक ही मुझे लगा जैसे कोई शक्ति मुझे बुला रही है और मेरा ध्यान उस लड़ाई पर से हट गया। मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने के लिए माफी चाहती हूं। कुछ देर चुप रहकर महादेवी ने कहा, कोई बात नहीं। अनुनाद की शक्ति को जिस तरह से तुम्हें अभ्यास के लिए दिया गया है वो बहुत बड़े स्तर की शक्ति थी और उसका तुम्हारे शरीर और तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए हो सकता है तुम्हें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जल्दी से जल्दी अभ्यास करके इस ऊर्जा शक्ति से तुम्हें पार पाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर माया ने जवाब में सर हिलाया। वो महादेवी की बात समझ रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक और एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि जिस चीज ने उसका ध्यान भंग किया था वो कोई अनुनाद की शक्ति नहीं थी, बल्कि वो किसी की आवाज थी। आवाज जो उसे अनुनाद के माध्यम से सुनाई दी और माया के मन में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि वो आवाज कार्तिक की थी। कुछ देर बाद अभ्यास का समय समाप्त हो गया। माया अपने तंबू में थी। वो साधना करने की बजाय अनुनाद पर ध्यान केंद्रित करके अनुनाद को समझने की कोशिश कर रही थी। दरअसल माया को पिछले कुछ दिनों से एहसास हो रहा था
कि अनुनाद के कई चरणों में और भी कई परतें हैं, और जहां एक और अनुनाद का उपयोग सारी शुष्क लड़कियों के बीच एक साथ कोई संदेश पहुंचाने के लिए होता है, वहीं इसका उपयोग एक से दूसरे व्यक्ति तक व्यक्तिगत संदेश पहुंचाने में भी होता है। और इस तरह की सुविधा से अभी तक उसे किसी बंदिश के द्वारा रोका गया था, यानी उसे दूसरों से व्यक्तिगत संदेशों में बात करने की इजाजत नहीं थी। स्वाभाविक था कि महादेवी ने ही ऐसा किया था, और जरूर उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे लगता था कि महादेवी अगर उसे व्यक्तिगत संदेशों की इजाजत देती हैं, तो वो अनुनाद का उपयोग शुष्क रक्त लोक से बाहर के प्राणियों से बातचीत में भी कर सकती है। और स्वाभाविक है कि ऐसा होने पर वो कार्तिक से संबंध साधने की कोशिश करती। महादेवी ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। आखिर महादेवी माया और कार्तिक की बात करने में इतनी समस्याएं क्यों पैदा कर रही थी? उसने मन ही मन सोचा, और उसने अनुनाद की ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करके अनुनाद को समझने की अपनी प्रक्रिया जारी रखी। महादेवी को माया से अलग ही उम्मीदें थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि माया अपनी मर्जी की मालिक है और उसे हर जगह अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन फिर भी महादेवी ने बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, और माया के मामले में वो एक तरह से ममतामयी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाती थी कि माया उसकी बहुत सी बातों से असहमत है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो उसे नहीं बताती है। वो अपनी साधना की ऊर्जा का उपयोग अपने हिसाब से करती है। अगर ये बात महादेवी को पता लगती तो शायद माया पर उसका भरोसा उठ जाता, या फिर शायद महादेवी को ये बात समझ आ जाती कि माया के मामले में वो बहुत कठोर होती जा रही है, और उसने माया के मूल स्वरूप की तमाम भावनाओं को इस तरह भुला दिया है जैसे वे कभी थी ही नहीं। लेकिन माया से ऐसा करने की उम्मीद करना ठीक नहीं था। आखिर माया और कार्तिक को कैसे अलग किया जा सकता था? इस तरह की कोशिश करना तो महादेवी को माया या कार्तिक दोनों से ही अपनी मित्रता और अपने संबंधों को बेहतर बनाने से दूर ले जा सकती थी, और ये बात अभी महादेवी की समझ में भी नहीं आ रही थी।